वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो के माध्यम से हम लगभग 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अंत तक वीडियो को देखेंगे और निश्चित तौर पर यहां से आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्लियर? तो राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस अगर आपने लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं बीए में, तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के परीक्षा में यहीं से आपके प्रश्न आने वाले हैं। न्यू मॉडल पेपर होगा या 2023 का। इससे पहले 1-2 मॉडल पेपर और मैं दे चुका हूं, उसको भी देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 पेपर 2 जितने भी आपके होते हैं सब कुछ इसी में समाहित करने का प्रयास। और आपको बता दूं कि जैसे कि कुछ विश्वविद्यालय में इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस जो आपका दिया हुआ है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए जो बीए फर्स्ट ईयर में मैंने फर्स्ट पेपर पढ़ाया था, उस फर्स्ट पेपर को देख लीजिएगा, वहाँ से आपका काम हो जाना है। तो आप उसको देख लीजिएगा। आप जो है जिनकी परीक्षाएं लगी हुई, खासकर ये डीडीयू में शायद ठीक है 101 वाला जो क्वेश्चन पेपर है आपका, वो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा। बाकी आपके इस वीडियो के माध्यम से हम आज इस वीडियो में इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बनने वाले तमाम सारे प्रश्न, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और भारत के संविधान से पूरा हम चर्चा करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चले, परीक्षा देने से पहले यह वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न पहला है आपका कि मार्ले मिंटो सुधार कब अस्तित्व में आया। मैंने आपको बार बार बताया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब अस्तित्व में आया था। भाई ये हमेशा पूछा जाना है। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार जो है ये आया था। ठीक है, मार्ले मिंटो ये 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये भी आप सभी को पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दिसंबर में 1885 ईस्वी में। और इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो 28 दिसंबर को ही हुआ था 1885 में, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुआ था और 31 दिसंबर तक चला था, 28 दिसंबर से लेकर के। इसकी अध्यक्षता करी थी उस समय WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी उनका नाम है, उन्होंने अध्यक्षता करी थी। और कांग्रेस पार्टी के गठन के पीछे आप देखते हैं कई सारे कारण थे, जिसके कारण से खास करके इस पार्टी का गठन किया गया था। एक तो ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष था जनता के प्रति, मतलब जनता में, तो इसीलिए बनाया गया ताकि ब्रिटिश शासन को ध्यान में रखा, मतलब ब्रिटिश शासन तक अपनी बातों को पहुंचाया जा सके। भारतीयों की आकांक्षाएं जुड़ी हुई थी इससे, और भारतीयों की बहुत सारी इच्छाएं थी, जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमको बात करना होता था अंग्रेज़ों से। और एक संस्था के माध्यम से जब आप कोई बात रिप्रेजेंट करते हैं तो ज़्यादा बेटर तरीके से जो है प्रभुत्व अपना स्थापित कर पाती है। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर रखेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं असर कर पड़ेगी, लेकिन जब आप सामूहिक तौर पर रखेंगे तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा राष्ट्रीय संस्था की स्थापना के लिए भी आप देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। वायसराय लॉर्ड डफलिन का आंतरिक सहयोग जो है, इससे भी कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं, इससे भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, आपको पता होगा, AO ह्यूम जो है, इन्होंने ही एक प्रकार से माना जाता है कि इन्होंने क्या करवाया था, इसकी स्थापना करवाई थी। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न आपका, प्रश्न क्या पूछा गया कि महात्मा गांधी जी जो थे वह एक प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। तो महात्मा गांधी जो बने थे 1924 में बने थे। ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट आंसर होगा। ओके, और आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि भाई बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, इसको ध्यान रखेंगे, कहाँ पर जो है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी, तो आप बताएंगे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने करी थी। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पहली अध्यक्षता कहाँ पर, मतलब कि जो है किस दिन हुई थी, 28 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक जो है सेशन चला था 1885 में। और किस स्थान पर हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुआ था। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ, आपसे पूछा था। इल्बर्ट बिल जो है ये कब पारित हुआ था, ये पारित हुआ था 1883 में।
ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से पहली बार कब आई, आपसे पूछेगा तो दिसंबर 1600 ईस्वी में आई थी। ठीक है। भारत में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1857 से शुरू होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको जानने चाहिए। ठीक है। और आपसे ये भी प्रश्न पूछेगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हो गया, ये भी प्रश्न आपका बनता है। तो कब समाप्त हो गया था, 1857 में जब क्रांति हुई थी। तो उस क्रांति के बाद में आप देखते हैं 1858 ईस्वी का अधिनियम आता है। उसी अधिनियम के द्वारा महारानी विक्टोरिया जो हैं वो भारत की सामग्री घोषित कर दी जाती हैं 1858 के अधिनियम के द्वारा। क्लियर। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखेंगे। अगला प्रश्न है, उग्रवादी विचारधारा को किसने स्वीकार किया था। देखिए, लाल बाल पाल, तीन का नाम रखेंगे। लाल बाल पाल, लाल माने क्या होता है, लाला लाजपत राय। लाल बाल माने क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक। पाल माने क्या होता है, बिपिन चंद्र पाल। ये तीन लोग जो हैं ये उग्र विचारधारा से या उग्रवादी विचारधारा को स्वीकार करते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है आपकी परीक्षा में, होम रूल आंदोलन के साथ नाम जुड़ा हुआ है किसका, एनी बेसेंट का, जो है बाल गंगाधर तिलक का, रास बिहारी बोस का, या फिर डॉक्टर जकारिया का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा होम रूल आंदोलन जो है इसके साथ नाम जुड़ा हुआ है एनी बेसेंट का। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया। देखिए, 1909 का जो अधिनियम था उसको मार्ले मिंटो कहते हैं, और मार्ले मिंटो सुधार में जो कमियां रह गई थी, या 1909 ईस्वी के अधिनियम में जो कमियां रह गई थी, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए उसके 20 सालों के बाद में आप देखते हैं 1909 के 10 सालों के बाद में आप देखते हैं 1919 में एक अधिनियम आता है, उसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, और चूंकि इन्हीं के एक वायसराय एक भारत सचिव, तो इन्हीं के शासनकाल में आप देखते हैं क्या होता है, 1919 का अधिनियम आता है वहाँ से, और ये एक प्रकार से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। बहुत छठे छठे प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। प्रश्न आपका क्या है, ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है, तो दादा भाई नौरोजी। कौन है भाई, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उदारवादी माने जाते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, या बाल गंगाधर तिलक। तो लाल बाल पाल ये भाई उग्रवादी विचारधारा से रिलेटेड हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं ये उदारवादी माने जाते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, उग्रवादी आंदोलन का युग कहा जाता है, बताएं। तो उग्रवादी आंदोलन का जो युग कहा जाता है खास करके ये 1906 ईस्वी से लेकर के 1919 का तक का जो समय काल है, ये खास करके उग्रवादी आंदोलन युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जो है अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाने का क्या उद्देश्य था। आखिरकार गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया था, इसका क्या उद्देश्य था भाई। कई सारे उद्देश्य थे। एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे इसका उद्देश्य छुपा था, एक रौलट एक्ट भी पारित हुआ था, और एक खिलाफत का प्रश्न भी था। आप देखते हैं खिलाफत आंदोलन, खैर ये जो है इस्लामिक कंट्रीज का एक प्रकार से आंदोलन था, लेकिन इसको चूंकि भारतीय मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने के लिए महात्मा गांधी ने एक रणनीति खेली और खिलाफत आंदोलन को भी कहीं ना कहीं भारत में उठाने का प्रयास किया। तो ये सब कई कारण थे असहयोग आंदोलन चलाने का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे सहयोग से ही तो जो है ब्रिटेन के लोग आगे बढ़ रहे थे, तो हम अपना सहयोग नहीं देंगे, कुल मिलाकर के हम क्या करेंगे, असहयोग करेंगे, हम उनका सहयोग ही नहीं करेंगे। यही आंदोलन था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के पूर्व गांधी जी ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, बताएं। तो भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के पूर्व गांधी जी ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था भाई। तो देखिए, चंपारण का भी जो है चंपारण सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह है, अहमदाबाद का सत्याग्रह, ये तीनों सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। उसके बाद में राजनीति में इन्होंने प्रवेश लिया था। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन से यहीं पर आपका लिखा हुआ कथन है ये, और कथन किसका है ये बात आप ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश सरकार, कथन ये है कि ब्रिटिश सरकार शैतान है जिसका सहयोग करना संभव नहीं है। यह बात किसने कही थी, तो ब्रिटिश सरकार शैतान है जिसका सहयोग करना संभव नहीं है, ऐसा कथन कहा था महात्मा गांधी जी ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को पता होगा, आप सभी लोग इसके आंसर को जान रहे हैं, फटाफट से एक बार जो है बताने का प्रयास करना। अच्छा बताओ, चौरी चौरा कांड कब हुआ था भाई।
5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, आपसे पूछा था कि भारतीय तिरंगा या झंडा जो है अपना ये कब फहराया गया पहली बार, तो ये 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर फहराया गया था। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपका आता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था भाई, तो किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था, ये बात ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न आपका क्या है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका है, सभी को पता होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से किस उदारवादी, बताएं भाई सभी लोग, निम्न में से किस उदारवादी नेता ने पहले मार्ले मिंटो सुधार का समर्थन किया लेकिन बाद में उसकी कटु आलोचना करी, वो कौन है भाई बताओ। प्रश्न आपका बड़ा अच्छा, और अब की बार ये क्वेश्चन पेपर में आपका आया हुआ था, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का पेपर हुआ था, उसमें आप देखेंगे ये प्रश्न आया हुआ था, तो विपिन चंद्र पाल ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। तो उदारवादी नेता थे ये, सॉरी किस उदारवादी नेता ने पहले मार्ले मिंटो सुधार का समर्थन किया लेकिन बाद में उसकी कटु आलोचना करी थी, तो विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर सी। वैसे भी विपिन चंद्र पाल जो है ये उग्रवादी विचारधारा से रिलेटेड है बाद में, तो इसका करेक्ट आंसर सी आपका लगा देंगे। आगे देखते हैं, 30 नंबर आपका प्रश्न है, 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर में जब किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने का कार्य किसने किया था बताएं। प्रश्न आपका अच्छा है, प्रश्न है कि 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर में जब मतलब जज जो थे उस समय किंग्सफोर्ड, उनकी गाड़ी पर बम फेंकने का कार्य किसने किया था, खुदीराम बोस इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, जलियांवाला बाग नामक स्थान कहाँ पर है। जलियांवाला बाग जो है ये अमृतसर में है, चौरी चौरा ये गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सब ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन किया था विनोबा भावे ने, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन जो थे उसके अध्यक्ष कौन थे। तो साइमन कमीशन जो है भारत आया था, इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, सर जॉन साइमन, और इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसको साइमन कमीशन कहा गया। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था, बताएं सभी लोग भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था भाई बताओ। तो ये लाहौर अधिवेशन में पारित किया था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था भाई, ये 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, रट लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तीव्र गति से बढ़ने का प्रयास, परीक्षा के अंतिम दिनों में अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे निश्चित तौर पर कहीं से और कुछ पढ़ने की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ने वाली है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फूट डालो राज करो या फूट डालो शासन करो की नीति किसने अपनाई थी, तो ये अंग्रेजों ने नीति अपनाई थी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, देखें प्रश्न आपका आ चुका है, संसदीय शासन प्रणाली भारत ने कहाँ के संविधान से लिया है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। संसदीय शासन प्रणाली, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपका है, बताओ। चूंकि भारतीय संविधान की बात की तो भारतीय संविधान जो है ये कहा जाता है उधारों का दस्तावेज है। यहाँ सभी चीज़ें जो हैं अलग अलग देशों के संविधान से ली गई हैं, अलग अलग देशों के संविधान से हमने अलग अलग चीज़ों को समाहित किया है। 1935 के अधिनियम से लगभग 100 से अधिक अनुच्छेदों को हमने ग्रहण कर लिया है। ठीक है, मतलब 100 से अधिक अनुच्छेदों को या तो हूबहू ग्रहण कर लिया है, फिर उसमें कुछ संशोधन किया है। और भारतीय संविधान की बात किया है तो मैं आपको यहीं पर एक आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि ब्रिटेन के संविधान से आपका संसदीय शासन पद्धति ली गई है। ठीक है, और पूछा क्या गया, संसदीय शासन प्रणाली पूछी गई है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। और ब्रिटेन के संविधान से इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा के प्रति जो मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है, ये प्रक्रिया भी ली गई ब्रिटेन के संविधान से। इसके अलावा
राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति भी ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है। संसद और विधानमंडलों की जो प्रक्रिया है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और जो संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया और उनके जो सदस्य हैं, उनके जो अधिकार हैं, खास करके विशेषाधिकार और उनकी उन्मुक्तियाँ, ये सब ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई हैं। क्योंकि ब्रिटेन ही शासन कर रहा था तो ब्रिटेन के संविधान से बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने संविधान में ग्रहण की गई। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। क्लियर। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? 1789 में लागू हुआ था। ठीक है। और यहाँ से संघात्मक शासन प्रणाली हमने लिया है भारतीय संविधान ने। इसके अलावा मूल अधिकारों को, यानी जो मौलिक अधिकार हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किया गया भारतीय संविधान में। न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत और उपराष्ट्रपति का पद, ये सब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लागू कब हुआ था? 1789 में। फ्रांस के संविधान से बात की जाए तो 1946 में इसका लास्ट यानी चौथा गणतंत्र लागू हुआ फ्रांस में, और इसके संविधान से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को भारतीय संविधान में लिया गया और भारत एक गणतंत्र देश है। ठीक है, ये बात ध्यान है। कनाडा के संविधान से बात की जाए, कनाडा का संविधान 1946 में लागू हुआ। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का जो बंटवारा है या विभाजन है, ठीक है, संघ और राज्य, इन यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियां होती हैं उनका बंटवारा कैसे करना है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, ये आयरलैंड के संविधान से अपने संविधान में शामिल है। क्लियर। आयरलैंड का संविधान कब लागू हुआ था? 1937 में लागू हुआ था। इसके अलावा जो है जर्मनी के संविधान से बात की जाए तो जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध लिया गया, जैसे कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है, वित्तीय आपातकाल लगाता है, राष्ट्रपति शासन भी लगता है। तो ये सब जो आपातकालीन उपबंध हैं, ये जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। जर्मनी का संविधान लागू हुआ था 1933 में। सोवियत संघ के जो है यानी कि रूस के संविधान से बात की जाए, उस समय रूस नहीं था चूंकि सोवियत संघ था। ठीक है, तो सोवियत संघ में 15 देश शामिल थे, तो उनका संयुक्त जो संघ था उसी को बोलते थे सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का संविधान जो लागू हुआ था 1936 में लागू हुआ था, और इससे मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के का में समाहित हैं, वो सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। 1901 में संविधान लागू हुआ था ऑस्ट्रेलिया का। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपको बता दूं कि जो पूर्व की गोरी सरकार थी, उससे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान के 368 अनुच्छेद में वर्णित है कि संविधान में कैसे संशोधन किया जाएगा, ये जो संशोधन की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से अनुच्छेद 21 की जो शब्दावली है उसको लिया गया है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का वितरण है उसकी सूचियों को हम भारतीय शासन जो आया था भारतीय शासन अधिनियम 1935 का, उससे लिया गया है। तो 1935 से बहुत सारी चीज़ों को और ब्रिटेन के संविधान से बहुत सारी चीज़ों को लिया गया, और चूंकि ब्रिटेन का संविधान मतलब ब्रिटेन के द्वारा ही बनाया गया था आपका जो है 1935 का अधिनियम। क्लियर। और भारतीय संविधान में 12 कुल मिलाकर के अनुसूचियाँ हैं, ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, 22 भाग हैं। पहले जो है आपका 3 भाग थे, सॉरी पहले आपके मतलब 3 भागों की बढ़ोतरी हुई, फिर 3 भागों की कमी हुई, यानी कि पहले 22 थे, फिर 25 हुए, फिर अब 22 है। क्लियर। 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची जो है उसमें भारत संघ में शामिल राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यपाल और मतलब राज्यों के राज्यपाल जो होंगे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद, राज्य विधानमंडल के जो अधिकारी होंगे, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो होंगे, इन सभी के बारे में जानकारी दी गई द्वितीय अनुसूची में। तो तीसरी अनुसूची में भारतीय संविधान के राष्ट्रपति और राज्यों के जो राज्यपाल हैं, उच्चतम और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, इन सभी के जो एक प्रकार से प्रतिज्ञा जो लेते हैं, शपथ लेते हैं, इसके बारे में बताया गया तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो स्थान कैसे कैसे मिलेगा इसके बारे में बताया गया है। 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, उनमें प्रशासन कैसे होगा, उनमें नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। और 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, में 4 देश जो हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके बारे में उपबंध दिया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है जिन्हें संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। पहले 14 भाषाएं थी, अब मिलाकर के 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है। नमक भाषा यानी कि आप देखते हैं नेपाली, मणिपुरी और संथाली भाषा जोड़ा गया। उसके बाद में आप देखते हैं बोडो मास भाषा जुड़ी। ठीक है, तो मतलब कि बोडो, डोंगरी, ठीक है, मैथिली, संथाली, ठीक है, कोंकणी, मैथिली, तमाम प्रकार की भाषाओं को जोड़ा गया। मैं इस पर चर्चा कर दूँगा किसी दिन, मैंने बताया है जब लिखित पढ़ना पेपर बता रहा था। ठीक है।
कुल मिलाकर के जब संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में पूछे तो इस समय 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग ही अभी भी हैं, 3 बढ़े थे लेकिन 3 घट भी गए हैं, और 395 अनुच्छेद अभी भी हैं, लेकिन 395 में बढ़ोतरी लगभग अब तक जो है बहुत सारे संविधान, 100 से अधिक संविधान संशोधन हो गए हैं। और खास करके आपको बता दूं 395 से बहुत ज़्यादा अनुच्छेद बढ़ गए हैं, लेकिन 305 मूल रूप से 355 आज भी हैं, लेकिन उनमें जैसे का, खा, गा, 1, 2, 3 इस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, जो 4 अनुसूचियां बाद में जुड़ी हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, 9वीं अनुसूची में उन अधिनियमों को शामिल करते हैं जिनकी वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया सकती। अगर 9वीं अनुसूची में कोई मुद्दा शामिल कर दिया गया तो उस पर न्यायालय जो होगा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन हुआ, 52 नंबर का संविधान संशोधन हुआ है संविधान में, और उसके द्वारा दल बदल कानूनों को शामिल करते हुए 10वीं अनुसूची में उसको रख दिया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायतों द्वारा किए जाने वाला जो कार्य है उसके बारे में बताया गया है, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के द्वारा जो किया जाने वाला कार्य है, नगर पालिका के बारे में 12वीं अनुसूची में, और ग्राम पंचायतों के बारे में 11वीं अनुसूची में बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें आपके समक्ष मैंने बता दी, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी और आपके समझ में आई होंगी बहुत सारी बातें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अब आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन से आपका संसदात्मक शासन व्यवस्था कार्यपालिका किसके द्वारा नियंत्रित होती है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न क्या है? प्रश्न आप बताने का प्रयास करेंगे, संसदात्मक शासन व्यवस्था फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आपका क्या था? संसदात्मक शासन प्रणाली भारत ने कहाँ के संविधान से लिया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? ये प्रश्न कह रहा है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था कार्यपालिका किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो किसके द्वारा होती है भाई? विधायिका के द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। विधायिका जो होती है, संसद जिसको आप बोलते हैं, जो कानून बनाने का काम करती है, विधि बनाने का काम करती है, विधायिका। न्यायपालिका अगर विधायिका द्वारा बनाए गए कानून में अगर कोई त्रुटि है तो उसको बताता है न्यायपालिका कि भाई तुम्हारे में त्रुटि है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका के पास होती है। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति पद्धति में कार्यपालिका जो शक्तियाँ होती कार्यपालिका की वो किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति पद्धति में कार्यपालिका शक्तियाँ जो होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? बताएं। उद्देशिका मतलब होता है जो संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना इसको कहते हैं, वो राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा उसको के एम मुंशी महोदय ने क्या कहा था? जो है राजनीतिक जन्मपत्री कहा। भारतीय संविधान में कौन कौन सी स्वतंत्रता मतलब की बारे में बताया गया है? धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता आपको दी गई है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय के बारे में बताया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय की स्वतंत्रता आपको दी गई। 3 प्रकार के न्याय मिलेंगे, और भी तमाम प्रकार के न्याय हैं लेकिन यहाँ पर 3 ही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, देखिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए नाना प्रकार के स्वतंत्रता, नाना प्रकार की जो है समानता, बंधुत्व, अखंडता, तमाम प्रकार के न्याय के बारे में हम बताते हैं। अगला प्रश्न आपका, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन से हैं? बताएं। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के एक तो पहली बात है लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत, संसदात्मक सरकार है भारत की, सत्ता भारत की जनता में निहित होती है। ये तीनों लक्षण होते हैं राजनीतिक व्यवस्था के, खास करके भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है? बताएं सभी लोग, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? संसद, जनता, संविधान या राष्ट्रपति? तो भारत में राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वो जनता होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। जिन्होंने बी लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा, मतलब बी लगाएंगे तो नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किसमें निहित होती है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किसमें निहित होती है भाई? तो एकल कार्यपालिका में निहित होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, एकल कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में प्रजातंत्र में मतलब भारत में प्रजातंत्र में प्रमुख है? बताएं। लिखित संविधान, जनता सरकार चुनती है, राज्यपाल या राष्ट्रपति? तो भारत में प्रजातंत्र में प्रमुख, प्रजातंत्र में खास करके अगर जनता सरकार को चुनेगी तो मतलब प्रजातंत्र के बारे में होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी लगेगा, क्योंकि जनता सरकार को चुनती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा। लिखित संविधान तो है ही, राज्यपाल भी, राष्ट्रपति भी, लेकिन प्रजातंत्र का जो मुख्य उद्देश्य जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखते हैं, भारतीय संविधान कैसा है?
कठोर है, लचीला है, या अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई भारतीय संविधान जो है जहाँ पर कठोरता की बात होनी चाहिए वहाँ पर कठोर भी है, जहाँ पर लचीला होने की बात है तो वहाँ पर लचीला भी, यानी कि कठोर और लचीला दोनों है, यानी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ही नीचे दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं कहाँ के संविधान से लिए गए, तो मैंने बताया था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से, ठीक है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से, ओके। संसदीय शासन प्रणाली जो है यूके के संविधान से, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के संविधान से। भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो ली गई है कनाडा के संविधान से। ये तमाम सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी, तो आप लोगों ने इसको जरूर पढ़ा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए भाई। अगला प्रश्न आप देखते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है भाई, देखेंगे किस अनुसूची को, अनुसूचियों के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है पहले से भी, मतलब बता दिया है। देखिए किस अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, मैंने आपको बताया था 10वीं अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी क्या लगा देंगे, 10वीं किस अनुसूची, सॉरी 10वीं बोल रहा हूँ, 10वीं अनुसूची आपकी दर बदर संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। 9वीं अनुसूची जो है इसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। जो मुद्दा 9वीं अनुसूची में चला गया उसको आप चुनौती नहीं दे सकते। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने सी लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा। किस अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती भाई, 9वीं अनुसूची में शामिल विषय को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, किस अनुसूची में पंचायती राज के कार्यों का विवरण दिया गया है। तो पंचायती राज के कार्यों का विवरण जो दिया गया है वो दिया गया है भाई 11वीं अनुसूची में, और जो है नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया उसके कार्यों के बारे में वो 12वीं अनुसूची में, ठीक है। 10वीं अनुसूची दल बदल से है, और 9वीं अनुसूची में उन विषयों को शामिल किया गया जिस पर न्यायालय कानून नहीं बना सकता। क्लियर, ये 4 अनुसूचियां बाद में आकर के जुड़ी भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न आप देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। अंबेडकर बिल्कुल थे, आयंगर भी थे, अय्यर भी थे। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे इसका, डी। ये सभी लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उसके सलाहकार थे, कानून मंत्री भी थे, मतलब सलाहकार थे, कानूनी सलाहकार भी थे, BN राव। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो वर्तमान में जो है भारतीय संविधान की बात की जाए तो वर्तमान में 395 ही अनुच्छेद हैं, और शुरुआत में भी 395 थे। संविधान में बढ़ोतरी हुई, 100 से अधिक अनुच्छेदों की बढ़ोतरी है, लेकिन वो मूल रूप में नहीं है, वो का खा गा इस प्रकार से है, तो इसीलिए उसकी गिनती नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं अनुच्छेद 1, अब 1 में का हो गया, 1 में खा हो गया, 1 में गा हो गया, तो इस प्रकार से बढ़ा ही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि 395 के बाद में 396 अनुच्छेद कोई जुड़ा हुआ हो, ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया। बताएं भाई, भारत शासन के द्वारा जो राजकीय चिन्ह है इसको कब से जो है अंगीकृत किया गया भाई, तो ये 26 जनवरी 1950 से ही अंगीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो, जब संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से उसी दिन से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय कौन सा है। संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या उपरोक्त सभी में। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आर्थिक योजना होती है इस पर विषय जो होता है ये समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। अगर मान लेते हैं राज्य सरकार कोई कानून बनाए हुए है और केंद्र सरकार को लगता है कि यह कानून सुटेबल नहीं है तो वह दूसरा कानून उस पर बना सकती है, या फिर मान लेते किसी एक ही मुद्दे पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने कानून बनाया है तो मान्य किसका होगा, तो हमेशा केंद्र सरकार का ही मान्य होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ ये होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जिसके अंदर काबिलियत होगी वह राजा बनेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है जनतंत्र शब्दों से, प्रजातांत्रिक शब्दों से, या हम भारत के लोग शब्दों से। तो हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, यहाँ से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है भाई, कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, संप्रभुता, राजधानी, शासनाध्यक्ष, या ध्वज। तो बिल्कुल भाई, जो आपका संप्रभुता होती है, सॉवरनिटी होती है, ये किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। सॉवरनिटी जो होती है खास करके ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है, फैक्टर होता है एक राज्य को साबित करने के लिए कि भाई वो देश की श्रेणी में या राज्य की श्रेणी में आ चुका है। यानी कि सॉवरनिटी मतलब होता है संप्रभुता, यानी आंतरिक और बाहरी मसलों पर अगर राज्य की सरकार या आपके देश की सरकार खुद निर्णय लेती है तो वो देश सॉवरनिटी यानी कि वो सॉवरन कंट्री है, यानी कि वो प्रभुत्व संपन्न, यानी कि वो आपका देश संप्रभुता संपन्न है, ठीक है, क्लियर।
ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व या फिर 9वीं अनुसूची। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किसमें दिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आप देखिएगा, ठीक है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र नहीं था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शासन प्रणाली है, बताएं। भारतीय संविधान में शासन प्रणाली है, कैसी है भाई? संसदीय शासन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिए। जिन्होंने बी लगाया होगा उनको एक प्रकार से उनका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई, प्रश्न आपका अगला आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत के संविधान में ग्राम पंचायतों का गठन है, बताएं। मूल अधिकार है, समान नागरिक संहिता है या फिर मूल कर्तव्य हैं या निर्देश सिद्धांत है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न आपका आ चुका है एग्जाम की दृष्टि से। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे कि जो खास करके भारतीय संविधान है, भारत के संविधान में ग्राम पंचायत जो व्यवस्था की, ग्राम पंचायत का गठन जो है ये क्यों किया गया, कैसे किया गया, इस पर थोड़ा सा चर्चा करें, बताने का प्रयास करें। इसका करेक्ट आंसर क्या होना है, बताओ भाई। बताइए, प्रश्न आपका क्या है कि भारत के संविधान में ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो क्या है भाई? तो ये आपका निर्देश सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, किसने नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता बताया है? तो किसने बताया भाई? ये भीमराव अंबेडकर ने बताया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने निर्देशक तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा दी है? तो नीति निर्देशक तत्वों को खास करके किसने तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ादान की संज्ञा दी है? तो टी कृष्णमाचारी ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो शोषण से बच्चों और वयस्कों की जो सुरक्षा है ये अनुच्छेद 39 के 4 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? निर्वाह मजदूरी का उल्लेख जो किया गया है वो अनुच्छेद 43 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये सब नीति निर्देशक तत्व हैं। भारतीय संविधान में भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, भाग 4 में, ठीक है। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 जो है ये भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में बताया गया है। क्लियर? और इसको आप न्यायालय में बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये राज्य चाहेगा तो देगा, नहीं राज्य चाहेगा तो नहीं करेगा। इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता तो उसके लिए आप न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सभी सभी जगह जा सकते हैं। क्लियर? प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व हैं, प्रेस की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। ये प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ए में बताई गई है, मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समता, समान नागरिक संहिता। देखिए, धर्म की स्वतंत्रता ये स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में बताया गया है, ठीक है, ये भी एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा क्या? समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोर्ट। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। जिन छात्रों ने डी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है डी, ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सहकारी समितियों के गठन, संचालन, नियंत्रण व प्रबंधन संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं भाई? तो किस अनुच्छेद में दिए गए, फटाफट से बताएंगे। अनुच्छेद 43 के का में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका खा में दिए गए हैं 43 के। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट, मतलब कि ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाँवों में कुटीर उद्योगों के विषय में वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो गाँवों में कुटीर उद्योगों के विषय में जो वर्णन मिलता है वो अनुच्छेद 43 में ही मिलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन जो किया गया अनुच्छेद 51 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 51 में। और अनुच्छेद 51 के का में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया, यह बात भी ध्यान रखेंगे आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक हित, न्याय और शिक्षा, ये सभी चीज़ें शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
किसके विषय में शांत हैं? फटाफट से बताएंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसके विषय में शांत हैं भाई? तो प्रौढ़ शिक्षा के विषय में शांत हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। निर्वाह मजदूरी निःशुल्क विधिक सहायता देने के लिए विषय में शांत नहीं है, जबकि प्रौढ़ शिक्षा के विषय में शांत हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ने का प्रयास। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा सभी दोस्त। प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न आपका क्या आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि मूल अधिकारों का समर्थन किसके द्वारा किया गया? नेहरू रिपोर्ट के द्वारा किया गया था, या फिर जो है अगस्त प्रस्ताव के द्वारा किया गया है, या फिर आपसे पूछा जा रहा है क्रिप्स मिशन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मूल अधिकारों का समर्थन किसके द्वारा किया गया? मूल अधिकारों का समर्थन किसके द्वारा किया गया भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो बताइए, मूल अधिकारों का जो समर्थन किया गया वो किसके द्वारा किया गया भाई? वो किया गया है आपका जो है नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एकदम से रट लीजिएगा। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया आपका ऑप्शन नंबर ए 1955 में, ठीक है। और आपको बता दूं अस्पृश्यता जो है का अंत किस जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का ये कहता है कि अस्पृश्यता खत्म हो जाएगी, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता निवारण किन उपायों के द्वारा किया जाता है? कानून के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, जन जागरण के द्वारा, तीनों के द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? संपत्ति का अधिकार भी पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब एक कानूनी अधिकार है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार को समाप्त करके उसको एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? बताएं, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है भाई? फटाफट से बताएंगे। तो संपत्ति जो है ये मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आती है। समानता भी आपकी आती है, ठीक है। स्वतंत्रता भी आती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी ये मौलिक अधिकार हैं, जबकि संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार हो गया है 1978 के बाद से। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान कौन सा अधिकार नहीं प्रदान करता है? देखिए, समान आवास का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो समानता और स्वतंत्रता का अधिकार तो प्रदान करता है भारतीय संविधान, लेकिन बात की जाए समान आवास का अधिकार, ये नहीं प्रदान करता है संविधान का, मतलब भारतीय संविधान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सूचना का अधिकार है, मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है। तो सूचना का अधिकार जो है ये आपका एक कानूनी अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका, संसद या कार्यकारिणी या उपयुक्त सभी? तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है भाई? न्यायपालिका है, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान में खास करके भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया है वो किया गया किसमें? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो है बताया गया है मौलिक अधिकारों के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है भाई? मौलिक कर्तव्य जो संबंधित है किससे, किस संविधान संशोधन से संबंधित है मौलिक कर्तव्य? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड है 1976 से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, चूंकि इसी समय जोड़े गए थे संविधान में। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त होता है? विधि के समक्ष समानता जो होती है ये सभी को प्राप्त है, कानून के हिसाब से सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग समान हैं। विधि के समक्ष समता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपके ये तमाम सारे प्रश्न जो है मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और भी हम प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं, तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास, ठीक है। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सबसे अधिक सदस्य लोकसभा और राज्यसभा में किस प्रदेश से चुने जाते हैं? आप सभी को पता होगा यूपी से चुने जाते हैं, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा,
अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए सबसे कम जो है सदस्य भेजने का अधिकार किस राज्य को है? तो सबसे कम सदस्य भेजने का अधिकार जो है वो सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, इन तीनों में आप देखते हैं लगभग समान ही है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद में शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? तो शून्यकाल का जो समय होता है ये होता है प्रश्नकाल के बाद में। जब प्रश्न हो जाता है प्रश्नकाल के बाद में शून्यकाल होता है, फिर उत्तर वाला आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है राष्ट्रपति शासन। प्रश्न है, राष्ट्रपति किस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वो वित्त विधेयक पर खास करके हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता है। ये एक प्रकार से वित्त विधेयकों को एक प्रकार से हस्ताक्षर करना ही पड़ता है राष्ट्रपति को हर हालत में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं? बताएं सभी लोग फटाफट से। राज्यसभा के सदस्य मतलब 1/3 सदस्य कितने वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 साल पर जो होते हैं अपना अवकाश ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आम निर्वाचन में मताधिकार की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। फटाफट से बताएंगे। आम निर्वाचन में मताधिकार की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 18 साल की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो ये आम निर्वाचन में मताधिकार की न्यूनतम आयु है 18 साल। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? बताएं। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता कि भाई ये संसद का सदस्य है, इसकी अयोग्यता क्या होगी क्या नहीं होगी, इस संदर्भ में निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर ही करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी भाई? तो लोकसभा की जो सीटें है उन सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 से अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, संसद का अधिवेशन एक वर्ष में कितनी बार होना आवश्यक है? तो संसद का अधिवेशन एक वर्ष साल में लगभग 2 अधिवेशन तो हो जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि संसद का अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा या फिर उपराष्ट्रपति के द्वारा? संसद का जो अधिवेशन बुलाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आपने इन प्रश्नों को समझा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ओके, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर और अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है, कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? बताएं, कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं? देखिए, बजट शब्द जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? बताएं, हरित पत्र, श्वेत पत्र, पीत पुस्तिका या नीली पुस्तिका? तो ये इनमें से जो आधिकारिक दस्तावेज है ये श्वेत पत्र जो है भारत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण का उल्लेख किस अनुसूची में हुआ है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा शपथ ग्रहण का जो उल्लेख हुआ है वो 3 अनुसूची नंबर 3 में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अनुसूची 3 में सभी के शपथ के बारे में राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश, सभी के जो है न्यायालयों के मतलब जो बड़े बड़े पद होते हैं उनके सभी के शपथ के बारे में अनुसूची 3 में बताया गया है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और 79 में 79 में आपको पता होगा जो है संसद के बारे में बताया गया है। 80 अनुच्छेद 80 में किसके बारे में बताया गया है? ठीक है, अनुच्छेद 80 में बताया गया है राज्यसभा के बारे में। अनुच्छेद 81 के बारे में लोकसभा के बारे में बताया गया। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखिएगा? और देखिए जो है सरला, एक नाम याद रखिएगा, साराला। साराला, सरला जो है, देखिए सरला जो है सा से बनेगा आपका 79 और रा से बनेगा 80 और आपका ला से बनेगा 81, यानी कि जो है 79, 80, 81। ठीक है, इसी प्रकार से सरला, सरला, और ये नाम ध्यान रखेंगे तो 3 अनुच्छेद आपको ऐसे याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 79, 80 और 81। 79 में सा से बनेगा संसद। ठीक है, संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में बताया गया है। अनुच्छेद 80 में रा यानी राज्यसभा के बारे में और 81 में आप देखेंगे तो बताया गया है लोकसभा के बारे में। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। और अनुच्छेद 78 में किसके बारे में? प्रधानमंत्री के बारे में। अगला प्रश्न आप देखते हैं, लोकसभा के में राज्य सरकार सीटों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? बताएं। लोकसभा में जो राज्य सरकार की जो सीटों का आवंटन होता है वो किस जनगणना पर आधारित है? फटाफट से बताएंगे किस जनगणना पर आधारित है भाई? तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के हिसाब से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए तो यूपी की हमेशा ज़्यादा रहती हैं, यूपी में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जीबी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जीबी मावलंकर जो थे वो लोकसभा के प्रथम जो है अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, संघीय विधायिका या संसद का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? यानी संसद, संघीय विधायिका यानी जिसको आप संसद कहते हैं, संसद के बारे में जो है संसद के बारे में किस भाग में उल्लेख मिलता है संसद का भाई? देखिए, अनुच्छेद 2 में तो नागरिकता से रिलेटेड है अनुच्छेद 2। भाग 3 यानी जो आपका है, मतलब भाग 3 जो है, भाग 2 नागरिकता यानी 5 से 11 अनुच्छेद जो है वो नागरिकता से रिलेटेड है। भाग 3 जो है आपका किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35। अब बच रहा आपका भाग 5। भाग 5 ही है आपका जो संसद के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है भाई? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में सम्मिलित है, भारतीय संसद में सम्मिलित कौन होते हैं? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन जो होते हैं, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। ए और बी दोनों, यानी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा में चुनाव के लिए निर्वाचित जो एज रखी गई है वो 25 साल की रखी गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और राज्यसभा के लिए 30 साल। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, राज्यसभा में निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसके लिए 30 साल रखी गई है। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा। इस प्रकार से आपने इन प्रश्नों को समझा। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है। अगला प्रश्न बहुत ही धाकड़ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से सब चीज़ों को समझ सकें। प्रश्न आपका आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या आपका आ चुका है, विधान परिषद के प्रमुख पदाधिकारी, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। विधान परिषद के प्रमुख पदाधिकारी कौन है भाई? सभापति या उपसभापति? तो कौन है? सभापति भी हैं, उपसभापति भी हैं, प्रमुख पदाधिकारी। सभापति जो होता है विधान परिषद का सभापति होता है। क्लियर, ये बात है। और उपसभापति भी ये पदाधिकारी है, बड़ा है सभापति के बाद में। अगला प्रश्न, राज्यपाल किसके परामर्श से अयोग्यता का निर्धारण करता है? तो ये जो करता है वो निर्वाचन आयोग के मतलब अयोग्यता, मतलब राज्यपाल जो होता है ये निर्वाचन आयोग का परामर्श लेता है, उसके हिसाब से अयोग्यता का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न, विधान परिषद के सदस्य की अयोग्यता में शामिल है। विधान परिषद की सदस्य की अयोग्यता में शामिल क्या क्या चीज़ें हैं? अगर लाभ का पद हो, विकृत चित्र हो यानी कि उसका मानसिक तनाव, मतलब मानसिक स्थिति ठीक ना हो, दिवालिया हो, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ये सारी चीज़ें। अगला प्रश्न आप देखते हैं, विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो विधान परिषद में राज्यपाल जो होता है वो 1/6 जो है कुल का जो है नियुक्त करता है। ठीक है, राज्यसभा में। अगला प्रश्न आप देखते हैं, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? विधान परिषद के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है वो 30 साल की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए, विधान परिषद आपका और राज्यसभा, विधान परिषद और राज्यसभा की जो आयु होती है न्यूनतम वो 30 साल है। और विधान सभा और लोकसभा, इन यानी जिनके दोनों में सभा लगेगा उनकी 25 साल है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, साधारण विधेयक को किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो साधारण विधेयक को आपको बता दूं कि आप इसको विधानसभा और विधान परिषद दोनों में प्रयोग कर सकते, दोनों में इसको प्रस्तुत कर सकते। ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा, चाहे जहां पहले करें। अगला प्रश्न है, धन विधेयक का विनिश्चय कौन करता है? तो धन विधेयक का विनिश्चय कौन करता है? धन विधेयक का विनिश्चय विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संसदीय प्रणाली अपनाई गई है भारत में राज्यों में कहाँ पर? तो संसदीय शासन प्रणाली जो अपनाई गई है वो दोनों में अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों।
अगला प्रश्न आपका, राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल ही होता है। संवैधानिक प्रमुख की बात की जा रहा है, और राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख अगर बोले तो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख बोला है तो राज्यपाल ही होता है। ठीक है, इसे केंद्र की राज्य कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। क्लियर। अगला प्रश्न, किसको सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है? बताएं, किसको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है? तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होती है? राज्यपाल की सहायता की, मतलब किसको सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है? तो किसको होती है भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। राज्यपाल, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है, एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, जो नए जुड़े हैं उनसे मैं बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के बारे में जो है प्रावधान संविधान के किस भाग में है? राज्यपाल के बारे में किस, मतलब कि किस भाग में राज्यपाल के बारे में बताया गया है? फटाफट से बताएंगे। राज्यपाल के बारे में प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 6 में इसके बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। और जब तक राष्ट्रपति इसको नहीं हटाता तब तक वो अपने पद पर बना रहता है, यानी राष्ट्रपति चाहे तो हमेशा इसको राज्यपाल का पद मिला रहे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति जो होता है ये केंद्र सरकार के द्वारा जो नामांकित व्यक्ति होती है उनको राज्यपाल नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, सॉरी ए करेक्ट आंसर होगा, केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य किसका, मतलब राज्यपाल किसका नाम निर्देशित कर होता है? राज्यपाल किसका नाम निर्देशित ही होता है? पता है किसका नाम निर्देशित ही होता है वो? तो वो होता है केंद्र का। ठीक है, यानी केंद्र सरकार का एक वो होता है, बैठा होता है कि अगर मान लेते हैं राज्यों में कोई गलत चीज़ हो रहा है तो केंद्र के, मतलब केंद्र का एक नुमाइंदा, यानी कि केंद्र की तरफ से एक बैठने वाला एक अफसर या एक अधिकारी मान लो, ठीक है, जो यह देखता है कि राज्य में अगर कोई गलत चीज़ होगी तो केंद्र को इन्फॉर्म करेगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, राज्यपाल का पद है? बताएं सभी लोग, राज्यपाल का पद है। राज्यपाल का पद जो है ये स्वतंत्र संवैधानिक पद है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण कर सकता है? तो राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राज्यपाल कितने वर्ष तक पद पर बना रह सकता है भाई? तो राज्यपाल जो है खास करके ये जो है राज्यपाल कितने वर्ष तक पद पर बना रहता है? तो वैसे तो खास करके 5 सालों तक बना रहता है, लेकिन 6 साल 7 साल जब तक चाहे राष्ट्रपति तब तक वो बना रह सकता है। अगला प्रश्न आपका है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो होता है वो किसको देता है भाई? वो देता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। राज्यपाल की पद की योग्यताएं क्या होती? भारत का नागरिक हो सबसे पहली बात, दूसरी बात 35 वर्ष की आयु भी पूरी कर चुका हो, यानी ये दोनों ए और बी दोनों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राज्यपाल के वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल के वेतन और भत्ते का निर्धारण संसद से होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस संचय निधि से दिए जाते हैं? तो राज्यपाल के वेतन और भत्ते जो होते हैं वो भारत की, मतलब राज्य की जो संचय निधि होती है उससे दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट, मतलब ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न आपका अच्छा है, एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ओके, प्रश्न आपका आ चुका है, ये किस अभिलेख, मतलब किसे अभिलेखीय न्यायालय कहा गया है? अभिलेखीय न्यायालय किसको कहा गया भाई? बताएं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है उसको खास करके लिखा जाता है, इसीलिए उसको अभिलेखीय न्यायालय कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय का जो जजमेंट होता है वो एक कानून के रूप में काम करता है, इसीलिए जब कोई जज को है कोई फैसला सुनाता है तो वकील लोग जो होते हैं उसको लिख लिया करते हैं। अगर मान लेते वो ऐसा मुद्दा कहीं फिर जो है भविष्य में आता सामने, तो वही रखेगी कि जो है इस जज ने फलाने बेंच की जज में ऐसा फैसला दिया गया था इसी मुद्दे पर। ठीक है, कोटेशन देते हैं। तो एक यानी कि यही होता है अभिलेखीय न्यायालय। ठीक है, यानी कि उनके जो निर्णय होते हैं जजों के वो लिखे जाते हैं। क्लियर, वो कानून के रूप में काम करते हैं आने वाले समय में। तो ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में कौन न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय के में आप देखते हैं जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि कर सकता है कौन?
संसद कर सकती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है भाई? सर्वोच्च न्यायालय अपना नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपसे पूछा गया कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? तो भारत में उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 में इसका उद्घाटन हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है भाई स्क्रीन पर। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है स्क्रीन पर, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपना पद ग्रहण करते हैं? बताएं सभी लोग। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं ये 65 साल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत न्यायाधीश को हटाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है भाई? अनुच्छेद 124 का जो है चौथा खंड है, उसके अंतर्गत न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किया बताया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में किसके द्वारा हुई थी? बताएं। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में जो हुई थी वो खास करके अधिनियम 1953 के द्वारा और भारतीय संविधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, मतलब सी लगा दीजिएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को लेकर के खास करके अगर पढ़ेंगे तो 31 हैं, बाकी 30 हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आप बढ़ भी गए हैं शायद, ठीक है, 33 हो गए हैं शायद, कुछ हो गए हैं, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है भाई? तो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीशों का जो वेतन होता है उसका निर्धारण संसद करती है, कितना देना कितना नहीं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहीं भी वकालत नहीं कर सकता है? बताएं, किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जो रिटायर्ड जज होते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होते हैं, वो कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकते हैं? ये अनुच्छेद 124 के 7वें खंड में बताया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को जानने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, जिला न्यायालय। प्रश्न आपका अच्छा है। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि जिला न्यायालय के बारे में प्रश्न पूछा गया है। जिला न्यायालय किसके अधीन कार्य करते हैं भाई? जिला न्यायालय जो होते हैं ये उच्च न्यायालयों के अधीन काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जिला न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं, बताएं। जिला न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं वो न्यायिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन मतलब होती है, कैसे होती है? राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जिला न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जिला न्यायालय को भाई देखें, जिला न्यायालय जो होता है ये फौजदारी और दीवानी दोनों मामलों को देखता है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जनता को सरल और तीव्र न्याय दिलाने का प्रमुख न्यायालय है, बताएं। जनता को सरल तरीके से और तीव्र गति से न्याय दिलाने का जो प्रमुख न्यायालय है वो जिला न्यायालय ही होता है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा, पारिवारिक विवाद यानी घरेलू हिंसा की प्रारंभिक सुनवाई कौन करता है? तो अगर पारिवारिक विवाद हो जाता है, कोई घरेलू हिंसा हो जाती है, तो इसकी प्रारंभिक सुनवाई जो करता है वो जिला न्यायालय में जो पारिवारिक न्यायालय होता है खास करके वो करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, पारिवारिक न्यायालय सुनवाई करता है। पारिवारिक न्यायालय जो होता है किसकी सुनवाई करता है भाई? ये दहेज उत्पीड़न की भी सुनवाई करता है, तलाक की भी सुनवाई करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील होती है। जिला न्यायालय के विरुद्ध अगर आपको अपील करनी है, अगर जिला न्यायालय के जो है जजमेंट से आप संतुष्ट नहीं है तो उसके विरुद्ध अगर आप अपील करना है आपको, तो आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न आपका और अच्छा आ चुका है, एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका कौन सा भी? प्रश्न आपका आ चुका है कि भारतीय संविधान संकट काल में होता है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान संकट काल में होता है, फटाफट से बताएंगे। भारतीय संविधान संकट काल में होता है एकात्मक या संघात्मक? तो भाई देखेंगे एकात्मक। भारतीय संविधान संकट काल में होता है एकात्मक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एकात्मक लक्षणों में अंतर्निहित है। एकात्मक लक्षणों में क्या अंतर्निहित है भाई?
संसद के द्वारा राज्य सीमा का परिवर्तन भी निहित है। राज्यों की केंद्र पर जो है पर निर्भरता, यानी कि जो राज्य होते हैं भारत के वो केंद्र पर निर्भर हैं, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये सब एकात्मक लक्षण के द्वारा अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, भारत राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में ही ये बात कही गई कि भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, पूछा गया है कि भारत में केंद्र और राज्य के संबंध में कितनी अनुसूचियां हैं? बताएं सभी लोग। भारत में आपसे पूछ रहा है केंद्र और राज्य के संबंध में कितनी, मतलब कि कितनी अनुसूचियां हैं? तो 3 अनुसूचियां हैं। ठीक है, भारत में केंद्र और राज्य संबंध को दिखाती हुई 3 अनुसूचियां हैं। एक है आपकी राज्य सूची, एक है आपकी केंद्र सूची, ठीक है, और एक आपकी कौन सी है? तो राज्य सूची, केंद्र सूची, और एक आपकी कौन सी है? समवर्ती सूची। ठीक है, कौन सी सूची भाई? समवर्ती सूची। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका, भारत में 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाती हैं। और अगर आपसे पूछे समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकारें, और आपकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों लोग कानून बनाती हैं समवर्ती सूची पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संघ सूची में कितने विषय हैं भाई? संघ सूची में जो रखे गए विषय वो 97 के आसपास विषय हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है उसके अधिक ही हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघ सूची पर कानून कौन बना सकता है? संघ सूची पर जो कानून बनाता है वो संघ सरकार बनाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी केंद्र सरकार। अगला प्रश्न, राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय रखे गए हैं? राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय रखे गए हैं भाई वो रखे गए हैं 62 विषय। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत 62 विषय रखे गए हैं। और राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है? तो राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं भाई? तो समवर्ती सूची में कुल मिलाकर के जो विषय हैं 52 विषय रखे गए हैं, अब बढ़ भी गए हैं। और समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिए, मतलब सी लगा दीजिएगा, ए और बी दोनों। क्लियर, ये सारे के सारे प्रश्न आपके क्लियर हो रहे हैं और आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा इस प्रकार से तमाम सारे प्रश्नों को इकट्ठा पढ़ने में, और मज़ा आपको आ रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न आपका क्या आ चुका है भाई? प्रश्न है कि अनुसूचित जाति जनजाति का गठन किस संशोधन के द्वारा किया गया है? बताएं। तो अनुसूचित जाति और जनजाति का गठन जो किया गया है वो किया गया 65वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ये सब प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण है, आप एकदम से रट लीजिएगा। और तीव्र गति से लगभग आपके 150 से अधिक प्रश्नों, 120 से 125 प्रश्न हो चुके हैं आपके अभी तक। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखते हैं, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 65वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित हुआ भाई? 1990 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, जनजाति सलाह परिषद, जनजाति सलाहकार परिषद की नियुक्ति की व्यवस्था किस अनुसूची में की गई भाई? किस अनुसूची में की गई है? तो ये 5वीं अनुसूची में की गई। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि लोक सदन में जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं। बताएं, लोक सदन में जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित किए गए कितने स्थान भाई? तो 47 स्थान। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा में स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो किस अनुच्छेदों के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 330 के तहत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य विधानसभा में जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? बताएं। राज्य विधानसभा में जनजातियों के लिए जो स्थान आरक्षित किए गए हैं वो आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? 332 में। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति और जनजाति, मतलब कि जनजाति और जाति आयोग के गठन का अधिकार, मतलब अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं थे। ये उसको अनुच्छेद नंबर 338 उसको एक विशेष प्रदान करता है शक्ति राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है आपका कितना भाई? बी और सी, यानी कि आपका जो है या तो 6 साल जो है रह सके, मतलब काम करे, या फिर 65 साल से अगर ऊपर हो जाएगा तो भी रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 6 साल या 65 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी करेक्ट आंसर होगा, जो पहले पूरा हो। अगला क्वेश्चन आपका, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आप देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायालय, नियंत्रक महालेखा एवं परीक्षक, राष्ट्रपति, इन सभी को किसके द्वारा, संसद के द्वारा महाभियोग चला करके हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आपने बहुत सारे प्रश्नों को, लगभग जो है 150 से अधिक प्रश्नों को जानने का प्रयास किया और विस्तार से मैंने हर एक चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास किया। आप बताएं, देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे भाई? सुकुमार सेन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से तमाम सारे प्रश्नों को आपने जाना समझा। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का 2023 का या हिंदी साहित्य का भी वीडियो देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपका। इसमें सूफी काव्य और कृष्ण भक्त सागर के बारे में विस्तार से समझाया गया है। ठीक है, समाजशास्त्र का है वीडियो देख लीजिएगा, बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है सोशियोलॉजी का, ये लिखित पेपर है तो आप इसको देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर भी मैंने सॉल्व करवा दिया है तो उसको भी आप देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। ओके, 75 नंबर का क्वेश्चन है, 2 घंटे का पेपर जो है, इसको मैंने आपको बता दिया, आप देख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, चले भाई, गुड नाइट, आई लव यू सभी लोग, गुड नाइट, धन्यवाद।